होगा कि देश के युवाओं ने 9 सितंबर को 9 बजे 9 मिनट पर मोमबत्ती जलाकर सरकार से रोजगार तो मांगा, उसी के साथ साथ अगले ही दिन हरियाणा में करीब 7 लाख किसानों पर अपना हक मांगने पर लाठीचार्ज भी हुआ है। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक गांव के सीईओ और फाउंडर विजय प्रताप सिंह आदित्य, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं इसे आप किस तरह से देखते हैं। जो अभी जीडीपी के आंकड़े सामने आए हैं कुछ दिनों पहले, उसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो हम उसमें एक नंबर निकल के आता है, वो है कि हमारी अर्थव्यवस्था -23.9% नीचे चली गई है। लेकिन वो आंकड़े भी अधूरे हैं, क्योंकि ये अधूरे आंकड़े से ही जो आपने दो चीज़ें बताई कि रोज़गार मांगने वाले युवा और किसानों की समस्याएं कैसे जुड़ी हुई हैं, उसको मैं बताना चाहता हूँ। ज़्यादातर ये युवा जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो जो हमारा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है या स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज सेक्टर जिसको हम बोलते हैं, जो कि 45% है हमारी जीडीपी का, उस क्षेत्र में काम करते हैं। और इन सारे युवा लोगों का अगर हम एमएसएमई की आज की तारीख में सिचुएशन देखें तो लगभग 30% भी अभी की तारीख में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। 30% भी प्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि उतना मार्केट में डिमांड नहीं है। ये जो कंजम्पशन का, प्राइवेट कंजम्पशन का डेटा है जो कहता है 27% प्राइवेट कंजम्पशन कम हुआ है पिछले 3 महीनों में, वो भी ये बात इंडिकेट करता है। अब वापस जीडीपी नंबर्स पे आएंगे तो एमएसएमई सेक्टर का इसमें डेटा नहीं है, जबकि हम लगभग 24% माइनस जीडीपी की बात कर रहे हैं। जो हमारा 45% इकॉनमी का बनता है उसका डेटा इसमें इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि उन्होंने फाइलिंग नहीं की। ज़्यादातर लोगों ने फाइलिंग नहीं की क्योंकि कंपनियां बंद थी। उसके अलावा जो कृषि क्षेत्र का डेटा है वो भी सिर्फ जो प्रोडक्शन, जो पल्सेस और जो बाकी प्रोडक्शन है उसका डेटा है। उसमें फूल का, जो फ्लावर्स जो बेचते हैं, एक बहुत बड़ा फार्मर्स का हमारा एरिया उसमें जाता है। सब्जियां जो कि खेतों में ही सड़ गई, फ्रूट्स जो कि पेड़ों पर ही सड़ गए, उनका किसी का भी डेटा इसमें शामिल नहीं है। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को जोड़ के देखें तो हमारी जो अर्थव्यवस्था के आंकड़े हैं वो 24% से बढ़ के 40 से 50% तक पहुंचेंगे जब ये रिवाइज होगा, क्योंकि ये अभी प्रोविजनल रिजल्ट है। तो इन आंकड़ों को अगर हम किसी भी तरीके से देखने की कोशिश करें, पॉजिटिव भी या नेगेटिव तरीके से देखने की कोशिश करें, तो बिल्कुल साफ है कि हमारी अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है और बहुत तेज़ी से सिकुड़ रही है। और ये सिकुड़ना सिर्फ कोरोना की वजह से नहीं हुआ है, ये उससे पहले ही हो रहा था। ये उससे पहले ही चालू हो चुका था जब हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नंबर्स नेगेटिव आए थे। आज बाकी सारे सर्विस सेक्टर्स को छोड़ के सरकार ये आंकड़े बता रहे हैं कि सिर्फ एग्रीकल्चर का सेक्टर ग्रो कर रहा है, बाकी सारे सेक्टर नेगेटिव में हैं। और एग्रीकल्चर का सेक्टर 3.4% की ग्रोथ के हिसाब से चल रहा है, जो कि आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन फिर क्यों जो किसान हैं वो प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, जबकि सरकार ने थोड़े दिनों पहले, 2 महीने पहले, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में ऑर्डिनेंसेस लाए हैं, कुछ 3 ऑर्डिनेंसेस लाए हैं मेन, जो कि मार्केटिंग, जो एग्रीकल्चर का मार्केटिंग सेक्टर है उसको रीऑर्गेनाइज करा है। बेसिकली एपीएमसी एक्ट को रीऑर्गेनाइज करके टेक्निकली तो ये बता रहे हैं कि किसान कहीं भी बेच सकता है, मंडी में बेचने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने किसान को मंडी के चुंगल से आज़ाद कर दिया। इस तरह का एक वातावरण बनाया जा रहा है। अगर किसानों को मंडी की चुंगल से आज़ाद कर दिया और इससे किसानों को ज़्यादा आमदनी मिलेगी, तो किसान प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? देश भर की जो 23 मेन एग्रीकल्चर संस्थाएं हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एग्रीकल्चर पर काम करती हैं, किसानों की संस्थाएं हैं, उनमें से 22 संस्थाओं ने इन ऑर्डिनेंस का विरोध किया है। सपोर्ट करने वाले लोग गिने चुने मीडिया चैनल्स हैं और कुछ कॉरपोरेट उद्योग हैं जिन्होंने इस बात का सपोर्ट किया है। बाकी किसानों की तरफ से कोई पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं आया है कि इसका हम सपोर्ट करते हैं, क्योंकि किसान अपनी अर्थव्यवस्था को समझता है, अच्छी तरह से समझता है। उसको पता है कि इसके बावजूद कि ये चेंजेस आए जा रहे हैं, इससे हमको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसका फ़ायदा किसी और को होना है, उद्योगपति को होना है या जो दूसरे कारोबारी हैं उनको होना है। यहाँ तक कि जो किसान के साथ काम करने वाला उद्योगी है, जिसको हम अड़तिया बोलते हैं, जो ये मंडीज़ में काम करता है, मंडियों के साथ मिलके काम करता है,
उसको हम लोग ट्रेडिशनली मिडल मैन बोल के उसको बुरा बोलते हैं। लेकिन अब जैसा देवेंद्र शर्मा जी बोलते हैं कभी कभी कि हम कुर्ता पजामे वाले अड़तिया को हटा के पैंट शर्ट वाले अड़तिया को लाने की बात कर रहे हैं। तो उससे कोई खास चेंज नहीं हो रहा है, किसान के लिए कोई चेंज नहीं हो रहा है इससे। कृषि अर्थव्यवस्था में शायद कुछ पॉजिटिव चेंज हो, लेकिन बाकी उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। तो अगर हम इस पूरे नज़रिए को देखें तो कहीं से भी नहीं लगता कि कोई भी फ़ायदा होने वाला है। और इसमें मैं एक और चीज़ आपको ऐड कर दूं कि अभी रबी की फसल, खरीफ की फसल जो अभी है, उसमें पैदावार बढ़ के बताई जा रही है कि बढ़ेगी, काफ़ी बढ़ेगी, 15 से 20% बढ़ेगी पैदावार। क्यों? क्योंकि कल्टीवेशन का जो एरिया है, क्षेत्रफल, वो बढ़ा है। लेकिन अगर हम कल्टीवेशन एरिया, क्षेत्रफल इसकी बात करें तो ऑब्वियस सी बात निकल के आती है कि हार्वेस्टिंग भी बढ़िया होगी। अगर हार्वेस्टिंग बढ़िया होगी तो कोई साधारण आदमी ये समझेगा कि किसान को तो फ़ायदा होने वाला है, पर ऐसा होने वाला नहीं है। नवंबर में जब हार्वेस्टिंग होगी, किसान मंडी में सामान आएगा, और हमने हमारे इतिहास में देखा है, कृषि मार्केट के इतिहास में देखा है कि जैसे ही ज़्यादा सामान मार्केट में आता है, मार्केट प्राइस क्रैश कर जाता है, किसानों का उल्टा नुकसान होता है। तो किसान अपने नुकसान की फसल को खुद ही उगा रहे हैं, जो कि उनको अभी 2 महीने बाद काटनी है। सर, इसी के साथ मैं ये समझना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी चाहे इंडियन ब्रीड का कुत्ता पालो, या पीयूष मिश्रा जिस तरह से कहते हैं कि जूते बनाकर विदेशों में बेचो, और अभी कल ही उनका एक नया आया है कि अगर मछली पालन किया जाएगा तो किसान संपन्न हो जाएगा। तो ये इस तरह की जिस भी तरह से स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उसका आप, क्योंकि आप इस चीज़ को बहुत बेहतर समझते हैं, इन सारी स्टेटमेंट को दे देने पर टीआरपी और स्पेस तो बहुत अच्छा मिलता है, पर क्या वाकई किसानों को इसका फ़ायदा हो पा रहा है? देखिए, कुत्तों की जहाँ तक बात है और जहाँ तक जूतों वाली बात है, उसका तो उस पर बात करने का भी कोई बात नहीं है। अगर हम मछली उद्योग की बात करें तो मछली उद्योग एक बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, कि इंडिया का जो इनलैंड मछली पालन का उद्योग है, वो पहले से ही अच्छा चल रहा है। उसका नए तरीके से सरकार ने कुछ कर दिया उस पर, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो पहले से ही बहुत अच्छा चल रहा है, जिसमें कई राज्य हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, और बिहार है। इसमें बहुत पहले से बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कृषि का डाइवर्सिफिकेशन में लोगों ने जो पुरानी नीतियां हैं 20 साल पुरानी नीतियां हैं, उनका फ़ायदा उठाते हुए लोगों ने मछली पालन को किया, क्योंकि मछली हमारे खाने का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो गरीब लोगों का खाने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो मछली का जो सप्लाई चेन होता है वो छोटा होता है। वो पास के खेतों में के पॉन्ड में किसान पालते हैं और नियर बाई मार्केट में बेच देते हैं। वो बहुत लंबी सप्लाई चेन नहीं जाती, जो कि आंध्र प्रदेश के जो थोड़े से अच्छे व्यवस्थित व्यवसायी हैं वहाँ के, जो कि आसाम तक भेजते हैं मछलियों को बर्फ़ में रख के। तो प्रधानमंत्री ने बड़ी क्लेवरली एक ऐसा उद्योग चुना है, कृषि से रिलेटेड एक ऐसा उद्योग को पकड़ा है जो कि पहले से ही अच्छा चल रहा था, ताकि कि उसकी अच्छाई कुछ उनको भी मिल जाए। उन्होंने पोल्ट्री को क्यों नहीं पकड़ा, उन्होंने मीट उद्योग को क्यों नहीं पकड़ा, जो कि सारे नुकसान में जा रहे हैं। उन्होंने फ्लोरिकल्चर को क्यों नहीं पकड़ा, वो भी नुकसान में जा रहा है। हॉर्टिकल्चर को क्यों नहीं पकड़ा, किसी भी चीज़ को नहीं पकड़ा, क्योंकि वो सारे के सारे आज की तारीख में नुकसान में जा रहे हैं और आने वाले काफ़ी टाइम तक नुकसान में जाने वाले हैं। कारण सिंपल है, क्योंकि ख़रीदने की क्षमता, इन सारी चीज़ों को ख़रीदने की क्षमता आम आदमी की कम हो गई है। हमारा प्राइवेट कंजम्पशन 27% गिर चुका है। सर, इसी के साथ लौटते हैं युवाओं पर। युवाओं की पहले जोर दिया गया शिक्षा पर, शिक्षा के बाद जब जॉब की ज़रूरत आन पड़ी तो आज के टाइम पे लाखों लोगों की नौकरियां हर दिन जा रही हैं। अब तो एसबीआई का भी 30,000 के कर्मचारियों को निकालने की लिस्ट भी सामने आ चुकी है। तो सर, ये जो बेरोज़गारी का और युवाओं के साथ ये जो 9 बजे 9 मिनट का जो कैंपेन था,
वो सरकार को कहीं ना कहीं हम लोग मतलब युवाओं की डिमांड थी कि आप हमें रोज़गार दें, लेकिन जब अर्थव्यवस्था का इतना लच्चर हाल है तो आपको लगता है कि युवाओं की ये डिमांड पूरी हो पाएगी या फिर इसके पीछे भी पूरा एक प्रोसीजर है? अगर आप 2014 का इलेक्शन मैनिफेस्टो देखें रूलिंग पार्टी का, तो आपको याद होगा उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 2 करोड़ जॉब हर साल आएंगे। जी। हो रहा है कि हर साल कम से कम 4 से 5 करोड़ जॉब जा रहे जा हैं, रही है। आ नहीं रहे हैं, जा रहे हैं। और ज़्यादातर युवा लोगों के जा रहे हैं। तभी आपने ध्यान दिया हो तो अभी थोड़े टाइम पहले एक ग्रेप वाइन जैसी अभी न्यूज़ चल रही है, जिसका गवर्नमेंट एक सिरे से तो खंडन कर रही है, दूसरे सिरे से उस पर काम कर रही है कि 50 साल से ऊपर जितने भी एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में या बाकी जो पब्लिक सेक्टर के जो एंटरप्राइजेस हैं उनमें से निकाले जाएंगे, जिसमें एसबीआई के स्टाफ हैं, जिसमें बीएसएनएल के स्टाफ हैं। बीएसएनएल के तो स्टाफ निकाले ऑलरेडी जा चुके हैं। बहुत कम लोगों को पता है कि इससे पहले जो बैंक्स हैं हमारे, उनके स्टाफ पिछले 3 साल से निकाले जा रहे हैं, धीरे धीरे करके छोटे छोटे पॉकेट्स में। वो तकरीबन 50,000 से ज़्यादा तो वो स्टाफ निकाले जा चुके हैं और निकाले जाएंगे। तो अगर हम देखें तो जो स्टाफ को निकालने की प्रक्रिया है वो बहुत पहले से चल रही है। क्योंकि हमारा जो जितने भी हमारे बैंकिंग सिस्टम है या बीएसएनएल है टेक्निकल, ये सारे के सारे जो एपैथी है गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज़ हैं उनमें फंस के ये सारे सिक यूनिट बन चुके हैं। और अब उसको ऑब्वियस सी बात है, एक बार आप सिक हो जाए तो उसको बेचा जाने का पुराना एक सिस्टम है जो चला आ रहा है, जिसको हम क्रॉनी कैपिटलिज्म बोलते हैं। तो उसमें वो किसी फेवरेट इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया जाएगा। और ये बहुत पहले से चल रहा है, ऐसे कोई नई चीज़ नहीं है कि ये सारी सरकारें करती हैं, पर इस सरकार में बहुत बड़े लेवल पे हुआ है। तो जो रोज़गार का सीन है अभी की तारीख में वो बड़ा सिंपल सा है कि जो 95% रोज़गार स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज में होता है, वो सारी की सारी चल नहीं रही है सारे देशों में। अमेरिका में ले लीजिए, यूरोप में ले लीजिए, यूके जो कि पहले ईयू का पार्ट था अब अलग हो गया है, वहाँ ले लीजिए। सारे देशों में सारी सरकारों ने अपने स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को बचाने के लिए कहा कि हम 60% से लेकर 80% तक सैलरी सरकार दे रही है एक साल की उसके स्टाफ की, ताकि कि लोग नौकरी से ना निकाले जाएं, उद्योग बच जाएं और साथ में जो आम आदमी है उसके जेब में कुछ पैसा आए, ताकि कि वो कुछ खरीद सके और इकॉनमी चालू रहे। इनमें से एक भी मेजर गवर्नमेंट ने नहीं लिया इंडिया में, एक भी मेजर। जो 20 लाख करोड़ रुपए का बहुत बड़ा पैकेज अनाउंस किया गया था कि हमने ये अनाउंस किया है, उस पैकेज का 90% लोन था। अब आप ये सोच के बताइए कि जो स्मॉल बिजनेस को लोन मिल रहा है ये कहते हुए कि आप लोन ले लो अपना बिज़नेस चालू रखो, तो वो क्या नए लोगों को हायर करेगा जब उसको लोन की भी कीमत इंटरेस्ट तो चुकाना ही है लोन का, जबकि मार्केट में उतना डिमांड नहीं है। तो जब मार्केट में डिमांड नहीं होगा तो वो कहाँ से चुकाएगा। मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ की जो एसोसिएशन है वो कह रही हैं कि हम इस साल 30% से ऊपर कैपेसिटी पे काम कर ही नहीं सकते। मतलब कि जो लोग जो CMI के नंबर बताते हैं कि 2.2 करोड़ 10 लाख लोगों की नौकरियां चली जा चुकी हैं अभी तक, वो नंबर साफ इंडिकेट कर रहे हैं कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के लोगों ने जिनको निकाला है अपने यहाँ से, उनको वापस नहीं बुलाया है। कारण ये कि उनके पास सैलरी देने के पैसे नहीं हैं और हमारे पास कोई भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है स्मॉल बिजनेसेस का, कि जो सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से या हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है कि जो कि उस पर काम कर सके। तो ऐसी स्थिति में अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा। और जो जीडीपी के नंबर्स आ रहे हैं, जो जीडीपी की फोरकास्ट आ रही है, जितनी भी टॉप रेटिंग एजेंसीज हैं, चाहे वो मूडीज़ हो या फिच हो या दूसरी और भी हैं, सबका नंबर मिनिमम -10.5 है। मिनिमम -10.5 है और मैक्सिमम जो अभी तक रिपोर्टेड है 18.5 माइनस ग्रोथ की बात कर रहे हैं 2021 के फाइनेंशियल ईयर को इंक्लूड करते हुए। तो नौकरी की हालत तो सुधरनी नहीं, बिगड़नी जाने वाली है। देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। सर 1947 से लेकर अब तक इस तरह के हालात कभी भी नहीं रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये जो लॉकडाउन का ये जो फैसला था,
ये आपके हिसाब से क्या सही था, या फिर उसे लेने के बाद भी उस पर बहुत सारे काम करने चाहिए थे, लेकिन हम सिर्फ ताली और थाली बजाते में रह गए? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तालियां और थालियां और दिए अब उल्टे जल रहे हैं। जी। पहले गवर्नमेंट के सपोर्ट में चल रहे थे, अब गवर्नमेंट के अपोजिशन में चल रहे हैं, जो बड़ी इंटरेस्टिंग सी ट्विस्ट है। लेकिन अगर हम देखें, लॉकडाउन तो होना था, करना था, ज़रूरी था, कोई डाउट नहीं है उसमें। लेकिन कोई भी काम हम करते हैं, तैयारी के साथ करते हैं। आप भी इंटरव्यू लेने आई हैं, तैयारी के साथ आई हैं, कुछ तैयार किया होगा आपने, कुछ पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ 4 घंटे के नोटिस में आप एक देश को बंद कर देते हैं जिसकी पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है। अफ्रीका की पॉपुलेशन से ज़्यादा है, अफ्रीका पूरा एक कॉन्टिनेंट है, उसकी पॉपुलेशन से ज़्यादा है। उस देश को आप 4 घंटे के नोटिस पर बंद कर देते हैं, तो उसका नतीजा क्या होगा? इवन बांग्लादेश ने 4 दिन की छूट दी थी कि आप 4 दिन की तैयारी कर लीजिए, उसके बाद हम देश को बंद कर रहे हैं, लॉकडाउन कर रहे हैं। और उसका नतीजा आज ये है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था 5.2% की जीडीपी ग्रोथ पे है, पॉजिटिव, नेगेटिव की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान, जिसका नाम हर नेता हर दूसरे दिन लेता है, हर सांस के साथ लेता है, पाकिस्तान ने हमसे बेटर किया है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अभी भी नेगेटिव में नहीं गई है, और वहाँ कोरोना केसेस बहुत कम, वहाँ उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं हुआ जितना बड़ा इंडिया में इम्पैक्ट हुआ है। इंडिया वो 3 कंट्रीज़ में आता है जहाँ सबसे ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, वो ब्राज़ील है, अमेरिका है और इंडिया है। और तीनों जगह गवर्नमेंट्स ने इतनी बुरी तरीके से प्लानिंग की। 2 जगह तो राष्ट्रपति मानने को तैयार नहीं हो रहे थे कि ये बड़ी बीमारी है, अमेरिका और यहाँ कम से कम ये बात तो नहीं थी कि माना कि हाँ बड़ी बीमारी है, लेकिन कोई तैयारी नहीं की। बिना तैयारी के आप इतने बड़ी अर्थव्यवस्था को बंद करोगे और उसका कोई असर नहीं होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। यह अर्थव्यवस्था पहले से ही 2 बड़ी मार झेल रही थी, एक डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, और दूसरी जीएसटी का लागू करने का तरीका। वो पहले से ही हमारा बिजनेस झेल रहा था, जिसके नेगेटिव इम्पैक्ट हम पहले से ही देख रहे थे। अब आपने उसमें लॉकडाउन भी कर दिया, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो होना ही है। 1900 ये भारत की आज़ादी के 70 साल में इतने बुरा हाल कभी नहीं रहा हमारी अर्थव्यवस्था का। हम नेगेटिव रिसेशन में सिर्फ 1979 में गए थे एक बार, कभी नेगेटिव नहीं गए। अब पहली बार हम नेगेटिव गए हैं, ये वो भी थोड़े पीरियड के लिए गए थे 1979 में। और तब 1979 अगर आपको याद हो, जनता सरकार थी, अर्थव्यवस्था का मैनेजमेंट बहुत ख़राब तरीके से किया गया, बहुत सारे मेजर्स लिए गए, तो उस वक्त एकदम रिजेंटमेंट हुआ और सरकार इलेक्शन हार गई। ये एकदम नोन फैक्ट है, ये इसमें आप चेक कर लीजिएगा। तो सिंपल सी बात ये है कि अगर हमने तैयारी की होती तो शायद हम थोड़ा बेहतर होते। लेकिन जो नेगेटिव ट्रेंड इकोनॉमी का चल रहा है वो पहले से चल रहा है, वो कोरोना के साथ, जिसको अब एक्ट ऑफ गॉड बोला जा रहा है, वो और ज़्यादा बहुत बुरी तरह से बिगड़ गया है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि समस्याएं और कितनी ज़्यादा प्रचंड होने वाली हैं, ये हम लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं, लेकिन आप चीज़ों को करीब से समझते हैं, तो इन सब चीज़ों के क्या सबसे मिनिमम सल्यूशन हो सकते हैं जिससे बेहतरी की तरफ बढ़ा जा सके? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। समस्याएं बहुत हैं, और जितने भी नंबर्स इंडिकेट कर रहे हैं, सीएमआई के जो एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स हैं वो, या जितने इकनॉमी के नंबर्स हैं वो, जो सब इंडिकेट कर रहे हैं कि जो हमारे चीफ इकनॉमिक एडवाइज़र बोल रहे हैं कि हम बहुत तेज़ी से ग्रोथ पे जाएंगे, वो इम्पॉसिबल है, वो कहीं से भी नहीं होगा। और वो भी उन्होंने ये भी बोला है कि कृषि सेक्टर उसको ग्रोथ पे लेके आएगा, जबकि वो आपको अभी हमने डिस्कस किया कि कृषि सेक्टर का पे क्या होने वाला है आगे चल के, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्लान नहीं है। अब आप देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, उसी उदाहरण के साथ आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि डिमांड कम हो गई है तो लोगों ने सामान खरीदना कम कर दिया है, तो जो कपड़े खरीदने हैं उसकी भी डिमांड कम हो गई है, कपड़े जो बेचे जाते हैं। तो इसका मतलब कॉटन मिलें कॉटन कम खरीदेंगी, लेकिन कॉटन का प्रोडक्शन 20% बढ़ गया। किसानों ने जोश जोश में कॉटन लगा दिया, बिना ये समझे कि अब वो कॉटन खरीदेगा कौन। तो जो कॉटन फार्मर, पंजाब के कॉटन फार्मर्स, हर जगह के फार्मर्स सुसाइड करते थे, पंजाब का फार्मर कभी सुसाइड नहीं करता था। पंजाब में सुसाइड का चलन शुरू हुआ है कॉटन फार्मर्स से, और इस वक्त भी पंजाब के फार्मर्स ने बहुत कॉटन लगाया है और कॉटन के प्राइजेस क्रैश करने वाले हैं। अब
वो फार्मर्स का क्या होगा। अगर हम इसी बात को आगे बढ़ाते हुए देखें तो आगे आगे जाके प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। कॉटन के फार्मर्स या बाकी किसी के जो दूसरे तरह के फार्मर्स हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्री है या फिर ऑयल सीड जो है, हमारे किसान जो ऑयल सीड उगाते हैं, सरसों, सोयाबीन और बाकी चीज़ें, इन सबको सरकार की तरफ से एक स्टेबल मार्केट की ज़रूरत है। अगर इनको मार्केट क्रैश मिलता है तो इनके पास जो आमदनी आने वाली थी वो नहीं आएगी। ऑलरेडी डिमांड आपकी -27% है, डिमांड कम हो चुकी है। तो जब तक किसी के पास पैसे नहीं आएंगे, खर्च कहाँ से करेगा। जब खर्च नहीं करेगा तो अर्थव्यवस्था चालू चलेगी कैसे। तो जब तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं दिया जाएगा, चाहे वो आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू दें, जैसा मैंने अभी काफ़ी दिन से मैं बोल रहा हूँ कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जितने भी गरीब परिवार हैं देश के, इनफैक्ट 40 से 50% पॉपुलेशन को डायरेक्ट बेसिक इनकम, यूनिवर्सल बेसिक इनकम देनी चाहिए, ताकि कि उनको एक फ़िक्स्ड इनकम रहे उनके पास, जिससे कम से कम वो ज़िंदा रहने की कोशिश कर सकें। अभी वो भी मुश्किल है क्योंकि लोग अपना एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फ़ंड निकाल के किसी तरह से घर चला रहे हैं, लोग अपनी ज्वेलरी बेच के घर चला रहे हैं। ये सारी चीज़ें अनफॉर्चुनेटली उतनी प्रोमिनेंटली मीडिया में कवर नहीं हो रही हैं। पर जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी, जब तक डिमांड मार्केट, लोग पैसा खर्च नहीं करेंगे, तब तक इकॉनमी आगे नहीं बढ़ेगी और लोग ख़रीदेंगे नहीं तो बिज़नेस आगे नहीं बढ़ेगा, और बिज़नेस आगे नहीं बढ़ेगा तो वो लोगों को हायर नहीं करेगा। ये पूरा एक विशेष साइकिल है। जब तक कि हम ये साइकिल को दोबारा से चालू नहीं करेंगे, तब तक आगे बढ़ने की संभावना बहुत कम है। सर, समस्याओं पे बात हो गई और तमाम हमने उन एस्पेक्ट पे बात करने की कोशिश की है। सरकार ने ताली थाली बजाकर देश का तो बहुत भला कर ही दिया है, तो इन समस्याओं से भी लगता है कि शायद हम लोग पार पा ही जाएंगे। तो हमारे साथ मौजूद थे विजय प्रताप सिंह आदित्य सर, जिन्होंने बारीकी से समस्याओं के बारे में बताया, उनके क्या हल हो सकते हैं उसके बारे में बताया। लेकिन सरकार इन सब चीज़ों पर ध्यान ना देकर आपको ताली थाली में उलझा कर रखेगी, ताकि आपकी जेब में पैसे ना आए तो आप सरकार को ना कोसें। तो हम इसी तरह के तमाम मुद्दों पर बात करते रहेंगे ताकि आपको ग्राउंड रियलिटी के बारे में पता चलता रहे। शुक्रिया।